नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानवीन सिंह, फाउंडर ऑफ लॉ स्कोप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश एडीपीओ का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस सब्जेक्ट के बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में, एक्ट के बारे में जानते हैं, क्या क्या इस एक्ट के अंदर हमें मिलेगा और किस पर्पज़ से ये एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले बात की जाए, इसका एक्ट नंबर जो है 60 है 1986 का। राष्ट्रपति की एसेंट जो मिली थी 23 दिसंबर 1986 को मिली, और एनफोर्समेंट डेट जो है मध्य प्रदेश के अंदर खासकर इसकी जो है 2 अक्टूबर 1987। टोटल सेक्शन की बात की जाए तो टोटल 10 सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पर है। और इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, विज्ञापनों के माध्यम से या फिर प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने के लिए यह अधिनियम हमने बनाया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली यदि बात की जाए तो स्त्रियों का जो अशिष्ट रूपण होता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको प्रोहिबिट करने के लिए हमने इस एक्ट को लागू किया है। और 1987 से 2 अक्टूबर को ये लागू हुआ। इस डेट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो चलिए एक एक से हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो बेसिक सी बात है, सेक्शन 1 हर एक्ट में कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है और सारे एक्टों में ये सेक्शन रहता है। तो इसका बेसिक नाम हम देख चुके हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये लागू जो हुआ 2 अक्टूबर 1987 को हुआ। इसके बाद सेक्शन 2 इसकी आती है, वो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बताती है। इसमें कुछ डेफिनेशन हमने दे रखी हैं, बेसिकली 6 डेफिनेशन, यानी कि ऐप तक इसकी डेफिनेशन है। तो आइए एक एक से हम सारी डेफिनेशन को समझते हैं और एग्जाम पर्पज से सारी डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपको मिलती है एडवर्टाइजमेंट की 2A में। एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या है, इसमें बताया गया है कोई भी ऐसी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या दस्तावेज आपने यदि किसी को प्रकाशित किया है या दिया है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे प्रकाश के माध्यम से हो, चाहे धुआं के माध्यम से हो, ध्वनि के माध्यम से हो, गैस के माध्यम से हो, कोई भी दृश्य रूपण आप करते हैं तो वो प्रकाशन या विज्ञापन के अंतर्गत आता है, एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसा 2A बताता है। दूसरी डेफिनेशन मिलती है 2B में। 2B बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि वितरण के बारे में। तो वितरण के मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझें तो कोई भी चीज़ को लोगों को देना, चाहे आप उसको फ्री में दें या किसी पैसे के बदले में दें। ऐसी ही डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिलती है। वो डेफिनेशन हमें बताती है चाहे आपने मुफ्त में या फिर अन्यथा कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, वितरित की है, नमूने के तौर पर दी हो, चाहे आपने एक्चुअल रूप में दी हो, तो भी आपके द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तीसरी डेफिनेशन आपको मिलती है स्त्री अशिष्ट रूपण के बारे में, यानी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। 2C में इसकी डेफिनेशन है। बहुत अच्छे से आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए क्योंकि ये सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण से क्या समझते हैं हम, इसमें सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रखी है। यदि कोई भी स्त्री का आप उसकी आकृति का, उसके शरीर का, उसके रूप का या उसके किसी अंग का आप ऐसे चित्रित करते हैं, ऐसे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं जिससे उस स्त्री के कैरेक्टर पर प्रभाव पड़ता है, उसे अपमानजनक लगता है, उसे निंदनीय लगता है, ऐसा तरीके से आप उसको एडवर्टाइज करते हैं, ऐसे उसके बारे में बताते हैं, दिखाते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य स्त्री अशिष्ट रूपण माना जाएगा। ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है जो लोक नैतिकता या नैतिक आचार को विकृत करती हो, भ्रष्ट करती हो, क्षति पहुंचाने की संभावना भी रखती है। ऐसा कोई तरीके से आप किसी स्त्री का प्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो उसके शरीर का करें, चाहे उसकी आकृति का करें, चाहे उसके रूप का करें, चाहे उसके किसी अंग का करें,
तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमें 2D में मिलती है लेवल। लेवल के बारे में बताया गया है और लेवल के अंतर्गत बेसिकली लेवल से हम समझते हैं कोई भी चीज़ जो किसी भी लिखित रूप में हो सकता है, चिन्हित रूप में हो सकता है, स्टाम्पित हो सकता है, मुद्रित हो सकता है, चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है इसके अंतर्गत, और किसी पैकेज पर कोई चिपकाई गई चीज़ या फिर उस पर दिखाई दे रही चीज़, वो भी इसके अंतर्गत लेवल मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है 2E में पैकेज। पैकेज का तात्पर्य है 4 चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, बॉक्स आता है, कार्टून आता है, टिन आता है और अन्य पात्र भी आते हैं। चारों वर्ड को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का जिस भी लॉ में मतलब डेफिनेशन में दिया जाए या कहीं भी वर्ड यूज हो प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है नियमों द्वारा भेद, और इसमें रूल बनाने की पावर हमने सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। तो बेसिकली 6 डेफिनेशन आपको मिलती हैं। 2A में मिलती है विज्ञापन की, 2B में मिलती है वितरण की, 2C में मिलती है स्त्रीय सृष्टिरूपण की, 2D लेवल, 2E पैकेज और 2F आपको मिलती है विहित। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमें बताता है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्वेश करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। यदि कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के अशिष्ट रूपण जिसमें हो ऐसा कोई विज्ञापन करेगा तो उसके बारे में हमने 4 चीज़ें बेसिकली इसमें प्रोहिबिट की हैं कि यदि 4 काम आप करेंगे तो आप सेक्शन 3 का अपराध करते हैं ऐसा माना जाएगा। यदि आप उन ऐसी कोई चीज़ों को, ऐसी कोई वस्तुओं को विज्ञापित करते हैं जिसमें किसी स्त्रियों का अशिष्ट रूपण है, अंतर्विष्ट है, उनका या तो आप प्रकाशित करते हैं यानी कि प्रकाशित नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आप उसको प्रकाशित करवाएंगे भी नहीं, आप स्वयं भी नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे भी नहीं। तीसरा, प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा। चौथा, उसमें भाग नहीं लेगा। इन 4 चीज़ों का हमने इसके अंदर मना किया है। 4 चीज़ों में से कोई भी एक काम आप करते हैं तो सेक्शन 3 का ऑफेंस आप करते हैं। सेक्शन 4 हमें इसके आगे की बात बताता है। सेक्शन 4 बोलता है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन का या डाक द्वारा भेजे जाने का प्रतिषेध। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसी कोई पुस्तक, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण, आकृति जिसमें किसी भी महिला का अशिष्ट रूपण वर्णित है, छपा हुआ है, अंतर्विष्ट है, उसको यदि आप, इसमें 6 कंडीशन आपको मिलेंगी, यदि इनमें से कोई भी एक काम करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध माना जाएगा। कौन सा? आप उसका उत्पादन नहीं कराएंगे या ना करेंगे ना करवाएंगे। दूसरा, ना तो ऐसी चीज़ों को आप विक्रय करेंगे, ना ही उसका भाड़े पर देंगे, ना ही आप उसका वितरण करेंगे, ना ही उसको आप परिचालित करेंगे और ना ही उसे किसी को डाक के द्वारा भेजेंगे। यदि इनमें से कोई एक भी काम आप करते हैं तो आप सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऑफेंस करते हैं और आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई पुस्तकें, ऐसी कोई स्लाइड, ऐसी कोई सारी चीज़ों को यदि हम प्रोहिबिट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें तो हमें उनको मान्यता भी देना पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ इसके एक्सेप्शन भी बताए हैं। तो आइए कुछ एक्सेप्शन हम इसके देखते हैं। बेसिकली 5 एक्सेप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन मिलता है कि ऐसी कोई पुस्तकें हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो लोक कल्याण के लिए जिनका प्रकाशन किया गया है, तो वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट नहीं मानी जाएंगी, उन पर सेक्शन 4 लागू नहीं होगी। दूसरा, जब पुस्तकें होंगी वो सारी विज्ञान की हो सकती हैं, कला की होती हैं, विद्या की हो सकती हैं, साहित्य की हो सकती हैं और सर्वसाधारण संबंधी अन्य किसी उद्देश्य के लिए हों तो ही उनको मान्यता मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है सद्भावनापूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई चीज़ें हैं, उन पर इस सेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरा, ऐसी किसी रूपण को लागू नहीं होगी जो प्राचीन संस्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन संरक्षित रखे गए स्थान हैं, जैसे कि मंदिर होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। कई जगह हमारे जहाँ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनमें इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो एक पुरातत्विक चीज़ें हैं, उनको हमने इस एक्ट के अकॉर्डिंग संरक्षण दिया है, तो उन पर ये सेक्शन लागू नहीं होगी। सेक्शन 4 में वो अपराध नहीं माना जाएगा। और 5वीं चीज़ आती है, जो हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उनको ये सेक्शन लागू नहीं होगी यदि चलचित्र अधिनियम 1952 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोहिबिशन मिल चुका है या उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, तो हमें पर ये सेक्शन 4 लागू नहीं होगी। तो सेक्शन 4 को अच्छे से आपको याद रखना है। अब सेक्शन 5 हमें बताएगा। सेक्शन 5 एक प्रोविजन बताता है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। यानी कि ये वस्तुएं जो हमने सेक्शन 4 में बताई वो किसी भी जगह पाई जाती हैं, उसके संबंध में
जो राजपत्रित अधिकारी है उसको अपनी स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी भी जगह जाकर प्रवेश करके तलाशी लेने की शक्ति यहाँ पर दी गई है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 और हमें क्या बताएगा, वो जाकर किसी भी वस्तु का अधिग्रहण भी कर सकता है, यानी कि उनको अपने कब्जे में ले सकता है, जब्त कर सकता है। साक्ष्य के प्रयोजन के लिए जो भी रजिस्टर वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, जिनसे उसे रिकॉर्ड मिलता है कि ये पर्टिकुलर वस्तुएं यहाँ पर रखी गई थी, ऐसा हुआ था, तो उन सभी को अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसा भी उसके पास पावर है, किसके पास, राजपत्रित अधिकारी के पास। और उन पदार्थों को अभिगृहित कर सकेगा, चाहे वो भौतिक पदार्थ हों चाहे वैसे पदार्थ हों। इसके साथ साथ इसका एक अपवाद भी है। इसका अपवाद ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ओटी के रूप में याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना आप प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ हमने बोला है प्राइवेट निवास गृह, इसको अंडरलाइन कीजिए और आपको याद रखना है कि आप किसी भी प्राइवेट निवास गृह में विदाउट वारंट एंटर नहीं करेंगे, ना एंटर करेंगे ना तलाशी करेंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर मिलता है कि जब जो राजपत्रित अधिकारी होगा वो जब तलाशी करेगा, जब एंटर करेगा, किसी के घर में प्रवेश करेगा, तो उस समय कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो उस समय वो सेक्शन 94 सीआरपीसी, सेक्शन 94 सीआरपीसी की शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इसके बाद जैसे ही वो चीज़ों को अभिग्रहित करता है तो उसके तुरंत बाद उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसको जानकारी देगा और निकटतम मजिस्ट्रेट से उसके अभिरक्षा के बारे में आदेश प्राप्त करेगा। ऐसा हमें सेक्शन 5 में मिलता है। सेक्शन 6 हमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की पेनल्टी बताता है, शास्ति बताता है। सेक्शन 3 और 4 का अपराध, यदि कोई व्यक्ति पहली बार दोषी होता है तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और द्वितीय बार या पश्चातवर्ती बार वो दोष सिद्ध होता है तो उस दशा में उसे 6 माह से कम का कारावास नहीं होगा, लेकिन जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर और जुर्माना जो लगेगा 10,000 से कम का नहीं होगा, लेकिन 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ऐसा हमें इसके अंदर पेनल्टी हमें मिलती है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 हमें इसके आगे एक और बताता है, वो बताता है कंपनियों के द्वारा अपराध। क्या ऑफेंस कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है, तो कंपनी के द्वारा भी कोई ऑफेंस किया जा सकता है। और यदि कोई कंपनी कोई ऑफेंस करती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 3 और 4 में हमने बताया, तो वो भी दंडनीय मानी जाएगी। और कंपनी यदि अपराध करती है तो कंपनी की ओर से हमेशा ही एक बेसिक रूल है, उसके प्रबंधक, निदेशक, सचिव या अन्य अधिकारी जो भी हैं कारोबार करते हैं, वो सारे अधिकारी उसके लिए लायबल माने जाएंगे। लेकिन एक रूल हमें इसके अंदर एक अपवाद के रूप में मिलता है। 2 कंडीशन ऐसी बताई गई हैं जिसमें कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी, कंपनी के वो प्रबंधक, सचिव लायबल नहीं माने जाएंगे। कब? नंबर 1 आता है जब कंपनी के जो कर्मचारियों ने जो अपराध किया तो उस बारे में कंपनी के जो प्रबंधक थे, मालिक थे, उनको जानकारी नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने उस अपराध को रोकने का भरसक प्रयास किया, जितना वो कर सकते थे वो सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया, फिर भी वो अपराध हुआ। सम्यक तत्परता बरती तब भी अपराध हुआ। तो ऐसा यदि वो साबित कर देते हैं दोनों में से कोई भी कंडीशन, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि किसी कंपनी के जो निदेशक हैं, प्रबंधक हैं, सचिव हैं या अन्य अधिकारी हैं, वो उनकी सहमति से कोई अपराध होता है या उनकी मौनानुकूलता से कोई अपराध होता है, तो फिर उनके लिए उन्हें लायबल बना जाएगा। बेसिकली कंपनी के संबंध में एक रूल होता है, जो भी व्यक्तिगत रूप से, जैसे कंपनी के कईयों पार्ट होते हैं, कईयों डिविजन्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अलग कोई देखता है, मैनेजमेंट कोई अलग देखता है, और फैक्ट्री का मान चलिए सप्लाई होता है वो अलग कोई व्यक्ति देखता है, लीगल कोई और देखता है, अकाउंट्स कोई और देखता है, 5-6 पार्टनर हम। तो जो भी जिस जगह का कोई अपराध होगा, जिस जगह के व्यक्ति ने अपराध किया होगा, मान चलिए लीगल वाले ने किया है तो लीगल वाले का जो हेड होगा वो लायबल माना जाएगा, सारे लोग लायबल नहीं माने जाएंगे। ऐसा भी एक जनरल रूल है। सेक्शन 8 इसके बाद हम देखते हैं। सेक्शन 8 में हमें मिलता है अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी हमने अपराध बताए वो सारे अपराध जमानती अपराध होंगे, पहली बात तो। दूसरा, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन सारे अपराध, सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। अब बात जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध वे अपराध जिनमें पुलिस वाला विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, वो सारे संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ऐसा हमें सीआरपीसी के अंदर हमें मिलता है। दूसरा, जमानती अपराध कौन से होते हैं। जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें जमानत किसी व्यक्ति को अधिकार स्वरूप मिलती है। इसके बारे में सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 36 में सारे प्रोविजन किए रखे हैं।
तो सेक्शन 9 हमें इसके आगे बताता है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। यदि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध ना तो कोई दावा लगाया जाएगा, ना ही उसके विरुद्ध कोई अभियोजन किया जाएगा, ना ही कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमें संरक्षण मिलता है। लेकिन किस किस को मिला है? यहाँ पर 3 लोगों को हमने संरक्षण दिया है, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई सशक्त किया गया कोई अधिकारी है उसको भी हमने इस एक्ट के अकॉर्डिंग संरक्षण दे रखा है सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 हमें बताता है नियम बनाने की शक्ति। तो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, यानी कि केंद्रीय सरकार को दे रखी है। और केंद्र सरकार जब रूल बनाएगी तो उन रूलों को बनाने के बाद संसद के पास होने के लिए भेजेगी। संसद के पास 30 दिन के लिए रखे जाएंगे और संसद के दोनों सदन यदि उसे 30 दिन के अंदर पास कर देते हैं तो वो रूल ऑटोमेटिकली मान्य हो जाएंगे और वो इस एक्ट के कार्यान्वयन करने के लिए लीगल रूल माने जाएंगे। लेकिन यदि संसद के द्वारा दोनों सदनों द्वारा कोई रूल पास नहीं किए जाते हैं विदिन 30 डे के अंदर, या उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये रूल मान्य नहीं किए जाएं, तो उस दशा में जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जब कार्रवाई की गई और जिस दिन उन्होंने रिजेक्ट किए तो उसके बीच के दौरान में जितनी भी कार्रवाइयाँ उन रूल के अकॉर्डिंग की जाती हैं तो उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग मान्य मानी जाएंगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो रूल लायबल नहीं थे, लेकिन आने वाले समय में वो लागू नहीं माने जाएंगे। ऐसा बेसिक सा रूल हमें इसके अंदर मिलता है। तो एक छोटा सा एक्ट था 10 सेक्शन का। तो ये एक्ट हमारा समाप्त होता है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करना सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 9755975821। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक पर, हमारा इंस्टाग्राम पर, हमारा यूट्यूब पर, सब जगह हमारा चैनल लॉ स्कोप के नाम से है। तो हमसे जुड़िए। और भी कोई हमसे यदि आप पढ़ना चाहते हैं, और हमारे MPCJ के स्पेशल बैचेस चलते हैं, ADPO के स्पेशल बैचेस हैं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और आगे अपने फ्यूचर में जो भी आप बनना चाहें वो बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।